हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जेल वार्डन और उन सभी परीक्षाओं में जिसमें पुलिस प्रणाली, मानसिक अभिरुचि पूछी जाती है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगी। इस वीडियो को फुल वॉच करना है आप लोगों को, यानी अंत तक देखना है। अगर अंत तक देखते हैं तो आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और डेली बेज 20 से 25 क्वेश्चनों की हम वीडियो ला रहे हैं, वो आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूरा एग्ज़ाम आप लोगों का हमारी वीडियो से ही फंस जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, लैंगिक संवेदनशीलता के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने कब विचार किया? यानी यूएन, यूनाइटेड नेशन ने कब विचार किया संवेदनशीलता, वो भी लैंगिक मामले में, इस मुद्दे पर? 1920, 1945, 1990 या फिर 1993? तो देखिए, इस सवाल का सही आंसर जाएगा लैंगिक संवेदनशीलता के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विचार किया था 1993 यानी 1993 में। ऑप्शन डी राइट है। सवाल नंबर 2 को करते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसको मान्यता देता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, या फिर धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को? किसको मान्यता देता है भारत का संविधान? भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ था। 395 अनुच्छेद हैं मूल रूप से आज भी भारत के संविधान में। अगर बात करें आज वर्तमान में तो लगभग 470 से ज़्यादा आर्टिकल हो चुके हैं। 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में। और भारत का जो संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। विकल्प इस प्रकार से तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बात करता हूं सवाल नंबर 3 की। मानसिक दृढ़ता किस प्रकार की प्रवृत्ति है? मानसिक दृढ़ता यानी आपकी जो सोच है ना। मानसिक दृढ़ता यानी जो आपकी मानसिक स्थिति है, उसमें जो दृढ़ता है वो किस प्रकार की प्रवृत्ति है? प्राकृतिक, मनोवैज्ञानिक, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, उसमें प्राकृतिक भी होता है, नेचुरल भी, उसमें मनोवैज्ञानिक भी होता है, यानी कि उपरोक्त दोनों बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 है, जब प्रतीत हो कि कोई विधि अर्थात कानून है ना के विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है तथा पुलिस बल शांति के परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है, तो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। अब ये किसके द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। निरीक्षक की पंक्ति से निम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा, रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक के द्वारा, संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा, या फिर परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा? तो राइट आंसर जाएगा निरीक्षक की पंक्ति की निम्न पंक्ति की किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। यदि कोई कानून के विरुद्ध जमाव हुआ है, बलवा या शांति भंग हुई है, तो पुलिस बल शांति के परिरक्षण के लिए अगर पर्याप्त दिखाई नहीं देता है, तो निरीक्षक की पंक्ति का कोई भी निम्न पंक्ति का कोई भी अधिकारी आएगा और उस पर मजिस्ट्रेट के द्वारा ये अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है किसके प्रति? जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति, पुलिस अधीक्षक के प्रति, ग्राम प्रधान के प्रति, या फिर जिला मजिस्ट्रेट के प्रति? सवाल नंबर 5 देखिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है किसके? जिला मजिस्ट्रेट के प्रति, यानी कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होता है जो ग्राम का चौकीदार होता है वो। सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6 है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की देश की गुप्तचर संस्था है? किस देश की, है ना, किस देश की गुप्तचर संस्था है? जैसे कि भारत की सीबीआई हो गया, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये किस देश की गुप्तचर संस्था है? अमेरिका, भारत, है ना, या फिर जापान, या फिर ब्राजील? तो ये भारत की ही गुप्तचर संस्था है। बी विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं। अपने जीवन और व्यवहार में अनुकूलता की योग्यता रखने वाला व्यक्ति क्या करता है वो? सवाल नंबर 7, सबको अपना बना लेता है, अपने कार्यों में सफल होता है, अनुशासन प्रिय होता है, या फिर संघर्ष तथा टकराव से दूर रहता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अपने जीवन और व्यवहार में
अनुकूलता की जो योग्यता रखता है वो संघर्ष और टकराव से दूर रहेगा हमेशा, है ना। संघर्ष भी नहीं करेगा, अगर वो अनुकूलता रखता है तो टकराव भी नहीं करेगा। तो ये डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर के लिए। 8वां नंबर क्वेश्चन कराता हूं। जिन व्यवहारों के द्वारा धार्मिक विश्वास को मूर्त रूप दिया जाता है उसे क्या नाम दिया जा सकता है आपके हिसाब से? संस्कृति, विज्ञान, जादू या फिर अनुष्ठान। तो जिन व्यवहारों के द्वारा धार्मिक विश्वासों को मूर्त यानी प्रत्यक्ष रूप दिया जा सकता है उसे नाम दिया जाता है अनुष्ठान का। तो विकल्प यहाँ आप लोगों का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, कानून तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी होता है? ग्राम पंचायत, उच्च न्यायालय, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार। 9 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कानून तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है प्रत्येक राज्य की सरकार की। तो विकल्प यहाँ सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जनहितवाद से संबंधित है? प्रदूषण को यदि रोकना है तो कौन सा जनहितवाद से संबंधित है? मुरली एस देवरा बनाम भारत संघ, तरुण भगत सिंह बनाम भारत संघ, दामोदर राव बनाम एसओ कॉरपोरेशन हैदराबाद। तो इस सवाल में राइट आंसर आप लोग क्या कह सकते हो? तो प्रदूषण को रोकने के लिए सभी जो है जनहितवाद संबंधित हैं। इस प्रकार से मैं डी ऑप्शन बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर कर दूंगा। 10 नंबर में डी राइट है। 11वां नंबर क्वेश्चन करूंगा। हवाई अड्डे पर हमेशा क्या होता है? एक हवाई अड्डा है, वहां आपको क्या हमेशा देखने के लिए मिलेगा? जहाज, रॉकेट या प्रक्षेपास्त्र या फिर हवाई जहाज। तो हवाई अड्डा है, हवाई अड्डे पे आप लोगों को हमेशा देखने के लिए मिलेगा हवाई जहाज। तो डी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा इस सवाल में। आगे बढ़ता हूं। यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है और आप वहां पर खड़े हैं तो आप क्या करोगे? उसके घर वालों को दौड़कर बुलाएंगे, इतने में तो आदमी बुलाओगे, इतने में तो आदमी को नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मदद करने के लिए हल्ला करेंगे? बिल्कुल नहीं। उस पर तुरंत पानी डालेंगे कि आग बुझ जाए? ये भी काम बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके जलते हुए कपड़े फाड़कर आग बुझाएंगे? ये बहुत बढ़िया काम करेंगे, है ना। पानी ढूंढने के लिए जाओगे, पानी ना मिला तो उससे क्या बेटर काम रहेगा कि जलते हुए कपड़ों को फाड़ दो और आग बुझ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। यदि आपको कोई अपंग सड़क पर मिल जाता है, आप मान के चलो आप निकल रहे हो सड़क से, आपने देखा किसी का हाथ या पैर टूटा हुआ है, कोई हाथ पैर से अपंग है, तो अगर आप लोगों को ऐसा दिखता है तो आप क्या करेंगे? उसको एक किनारे पर खींच कर ला देंगे? तो खींच कर नहीं ला सकते बिल्कुल। उसको सड़क पर खड़ा होकर बाधक होने के लिए डांट लगाएंगे? ये भी गलत। उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? बिल्कुल ध्यान तो देंगे। उसको उसके स्थान तक पहुंचाने में उसकी मदद करेंगे पूरी। तो 13वें नंबर में डी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ता हूं सवाल नंबर 14 की तरफ। अपराध की परिभाषा किस में दिया हुआ है? अपराध की परिभाषा, जो आप लोग अपराध करोगे उसकी डेफिनेशन किस जगह दी हुई है? तो याद रखना, दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 2 के एन में दी हुई है अपराध की परिभाषा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 1973 की धारा 2 के एन में दी हुई है अपराध की परिभाषा, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहां पर लागू होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहां पर लागू होती है? 15वां नंबर क्वेश्चन। तो ये भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होती है, जो विशेष भाग होता है। तो बी विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ता हूं। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? तो देखिए, दंड प्रक्रिया जो संहिता है उसमें 511 धारा हैं, 23 अध्याय हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। बी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट है। चलिए सवाल नंबर 17 को कर लेते हैं। एक जल्लाद जो कि मृत्यु दंड को निष्पादित करता है, जल्लाद मृत्यु दंड देता है भाई, फांसी लगाता है, आपको पता है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? यानी अगर वो मृत्यु दंड को निष्पादित करता है तो भाई उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं, उसे पहले ही उसके दायित्व से मुक्त रखा गया है। किस धारा के अंतर्गत? तो सवाल नंबर 17 में सही आंसर हो जाएगा, सवाल नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा 78। धारा 78 ये कहती है कि कोई जल्लाद जो कि मृत्युदंड निष्पादित करता है उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अनुसार, है ना, आपराधिक दायित्व से मुक्त समझा जाएगा। सवाल नंबर 18 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद उन्मत्तता के
आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से कौन सा संबंधित है? आर बनाम डडले एंड स्टीफेन, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड, या फिर मैकनॉट का वाद, या फिर आर बनाम गोविंदा। सवाल नंबर 18, देखिए सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? वो है मैकनॉटन का वाद। मैकनॉटन का वाद, ऑप्शन यहां आपका सी राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते सवाल नंबर 19 की तरफ। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक, है ना, अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? 19 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना इसे। धारा 85, धारा 85 भारतीय दंड संहिता की धारा 85 अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुष्प्रेरण का अपराध किसके द्वारा किया जा सकता है? तैयारी, षड्यंत्र, धमकी या प्रयत्न। सवाल नंबर 20 इंपॉर्टेंट रहेगा ये। सवाल नंबर 20 में राइट आंसर जाएगा तैयारी। इंपॉर्टेंट, दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है तैयारी। किसके द्वारा? तैयारी के द्वारा। आपने पूरी तरीके से तैयारी की हुई है और दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है तैयारी के द्वारा। ए विकल्प आप लोग राइट करना। 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र को दिया हुआ है? आपराधिक षड्यंत्र किस में दिया हुआ है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 120 का बी। धारा 120 के बी में ये कहा गया है, जब किसी आपराधिक षड्यंत्र को आप अंजाम दोगे, है ना, तो वो 100 धारा 120 के बी के तहत वो आपका दंड सुनिश्चित करेगा। सवाल नंबर 22 देखो। नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत में मानहानि फैलाई है, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। तो उसने क्या किया है भाई? प्रकाशित लेख है उसका, उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध किया है, तो उसे राजद्रोह का आरोप लगेगा उस पर। ऑप्शन सी बिल्कुल आप लोगों का इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 को देखता हूं। निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा की परिभाषा करती है? कि भाई आपने अगर दंगा किया है तो ये धारा आप पर लगेगी। बताइए कौन सी? 159, 160, 161 या 148? दंगा के लिए कौन सी धारा लगाई जाती है? तो दंगे पे लगती है 19 यानी 159, धारा 159। धारा 159 लगती है, याद रखना। आगे धारा 151 भी लगती है, थोड़ा सा मतलब अगर मतलब हल्का सा दंगा वगैरह कर देते तो वो भी लग जाती है। लोक सेवकों के लिए कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध आता है किसके अंतर्गत? लोक सेवकों के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना किस अपराध की श्रेणी में आता है? तो 186 भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत लोक सेवकों के लोक कृत्यों के निर्वहन में यदि बाधा डालोगे तो वो अपराध समझा जाएगा। विकल्प सी राइट हो जाएगा इसमें। सवाल नंबर 25 देखो। मिथ्या साक्ष्य देना यानी पुलिस के सामने झूठे सबूत पेश करना अपराध परिभाषित है। यदि आपने पुलिस को झूठे सबूत दिए तो आप फिर से दोषी पाए जाओगे। किस धारा के अंतर्गत? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा होगी? धारा होगी 191। धारा 191 लगेगी यदि आप लोग पुलिस के सामने मिथ्या सबूत पेश करोगे तो सी विकल्प इस सवाल में बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। डेली वेज इसी प्रकार से आप लोगों को एक क्लास दी जा रही है। फिलहाल थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।